नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से या फिर आपके खुद के फायदे की हो, खबर से जुड़े हुए हर पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट, जिससे आप किसी भी खबर से अछूते ना रहे। और आज जिन प्रमुख खबरों की हम विस्तार से बात करेंगे, सबसे पहले नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। और आज सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां ममता बनर्जी को इस वक्त हार का डर कहीं ना कहीं सता रहा है और एक बार फिर से उनकी जबान लड़खड़ाई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बार फिर वो बयानबाजी कर रही थी, आरोप लगा रही थी और उनकी जबान लड़खड़ाती हुई नजर आई। आखिर क्यों ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने, जिसके बाद में 4 तारीख को नतीजे आएंगे। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको लेकर। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि बालन गवार है और माफिया इस समय लाचार है। जी हां, सीधे तौर पर बालन शाह की हम बात कर रहे हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया और उसके बाद में अब एक के बाद एक कई सारे कड़े फैसले ले रहे हैं और शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कई सारे अहम फैसले लिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं बदलाव इस समय आगे आने वाले समय में नेपाल के अंदर नजर आ सकता है। लेकिन आखिर क्या ऐसे वो कौन से फैसले हैं जिनसे माफिया लाचार है, बताएंगे पूरी तरह से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है ईरान से जुड़ी हुई। ईरान का तेल, ट्रंप करेंगे बड़ा खेल। जी हां, ट्रंप की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले ये बयान सामने आया। मीडिया से बात करते उन्होंने ये बयान दिया है कि वो बहुत जल्दी ईरान का जो तेल है वो खत्म करेंगे। आखिर क्या है उनका पूरा प्लान, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बात 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल की सबसे पहले करते हैं। और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है, एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में बगावत की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं, तो वहीं बयानबाजी भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बयान दिया, उसने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लोग मांसाहारी भोजन नहीं खा पाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सताने लगा है और इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रही हैं, आरोप लगा रही हैं? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी की फिर फिसली जुबान। तो जी हां, ममता बनर्जी की जुबान जो है वो एक बार फिर से फिसलती हुई नजर आई है और उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा आई तो नॉनवेज नहीं खा पाओगे आप लोग, और इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई है। दरअसल पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी। चुनावी जनसभा थी और चुनावी जनसभा में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि मछली मांस और अंडे लोग नहीं खा पाएंगे अगर बीजेपी सत्ता में आती है। और ये अजीबोगरीब बयान देकर के अब वो पूरी तरह से फंस चुकी हैं और इसके साथ ही दंगा भड़काने का आरोप भी लगाया गया है, अजीब बयान दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मेरी जान को भी खतरा है। तो इस तरीके के तमाम गंभीर आरोप इस समय ममता बनर्जी लगाते हुए नजर आई है। चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रही थी और इस दौरान ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, जिससे ये अंदेशा लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है और इसलिए अब इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल वो अपनी चुनावी राजनीतिक रोटियां सेकने में कर रही हैं। आपको सुनाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ ये बयान दिया गया पुरुलिया में। মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ, ওরা কোনো ধর্ম মানে না। तो सीधे तौर पर चुनावी राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन अब ऐसे में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी जो लगातार सत्ता में बनी हुई है और अब वो इस तरह के गंभीर आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगाती हुई नजर आ रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप मांस नहीं खा पाओगे, आप मछली नहीं खा पाओगे, आप अंडा नहीं खा पाओगे।
अब इस तरीके के बयान सामने आने के बाद में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी डर रही है इस वक्त आने वाले विधानसभा चुनावों से। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो टीएमसी के अंदर इस समय अंदरूनी कलह भी नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले ही पार्टी में खींचतान भी मची हुई है। और अभिषेक बनर्जी की सभा में, जहां वो अभिषेक बनर्जी की एक सभा थी, चुनावी जनसभा, और वहां पर यह हंगामा देखने को मिला है। जो उनके समर्थक हैं वो दो गुटों में बंट गए और उन दोनों गुटों में हाथापाई होती हुई नजर आई है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो समर्थक हैं वहां वो भिड़ते हुए नजर आए हैं। शाहीना और सफीउजमान शेख के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़े हैं और शाहीना मुमताज के पक्ष में ये जनसभा का आयोजन किया गया था, चुनावी जनसभा। नवदा से शाहीना मुमताज जो हैं उनको टिकट दी गई है टीएमसी की तरफ से, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय पार्टी के अंदर खींचतान भी मची हुई है। सिटिंग विधायक है शाहीना और इसके साथ ही उन्हें टिकट भी इस बार दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो नाराज थे और ऐसे में उनके समर्थक भी वहां पहुंचते हैं और काफी वहां पर बयानबाजी भी हुई और साथ ही हाथापाई भी होती हुई नजर आई है। अब इस पूरी गुटबाजी से परेशान है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को इस पूरे मामले को लेकर अब सफाई भी देनी पड़ी कि आखिर जो खटपट सामने आ रही है उसके पीछे वजह क्या। उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा है कि मान लें कि नवदा से उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी हैं, ये बात उनकी तरफ से इस चुनावी जनसभा में कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस टीम की जर्सी पहनी उसी से खेलिए, अर्थव्यवस्था फैलाई, अव्यवस्था फैलाई तो बड़ी माफी जो है आपको नहीं मिलेगी, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। यानी कि उन्होंने एक संकेत भी दिया कि आपसी जो आपकी खींचतान है उसे आप खत्म कर दीजिए, ये संकेत देते हुए भी नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपने अव्यवस्था फैलाई तो आपको माफी नहीं मिलेगी। अपने समर्थकों को यह सीधे तौर पर संदेश अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिया गया। जहां एक तरफ राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एक के बाद एक कई सारे एक्शन भी लिए जा रहे हैं। चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल एक और देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि 184 पुलिस अधिकारियों का सीधे तौर पर तबादला कर दिया गया, जिसमें 153 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर ये किया गया है। इसके साथ ही एक एआरओ और 83 बीडीओ को भी बदल दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो लक्ष्य रखा गया है चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्ष चुनाव कराना, उसी के इरादे से ये बड़ा कदम इस समय उठाया गया है। और इसके तौर पर अगर हम देखें तो कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है, मालदा है, इन जिलों में ये एक्शन, इसके साथ ही मुर्शिदाबाद, नदिया, हावड़ा, हुगली, यहां पर भी ये ट्रांसफर यानी कि तबादले देखने को मिले। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में भी कार्रवाई हुई है। और इससे पहले अगर हम देखें तो पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में भी एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से हमने देखा है। और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बीरभूम में भी बदलाव, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक के बाद एक ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कई सारे बड़े एक्शन इस समय चुनाव आयोग ले रहा है और सीधे तौर पर लक्ष्य यही है कि पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव कराना, हिंसा मुक्त चुनाव कराना। और ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो आज कई सारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी आज नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे पहले चरण के लिए, क्योंकि नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। और आज कई सारे बड़े चेहरे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम और भवानीपुर 2 सीटों से इस बार उम्मीदवार है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने उनकी सीधी टक्कर है, तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर है और आज शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन भरते हुए भी नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग चीजें, बयानबाजी इस समय सामने आ रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की तमाम तैयारियां कि किसी भी तरह से किसी भी हाल में सिर्फ निष्पक्ष चुनाव हो और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी, ममता बनर्जी का बयान जो अभी हाल ही में सामने है वो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया। क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? क्या ममता बनर्जी अपनी हार से डर रही हैं और इसलिए इस तरीके के बयान दे रही हैं? कृतिका, देखिए, बयानबाजी की अगर आप बात करें तो टीएमसी लगातार जो भी चुनावी प्रचार हो रहे हैं उसमें लगातार अपने जो शब्द है उस शब्द में नियंत्रण कितना है ये सवाल बार बार उठ रहा है। एक चुनाव हो रहा है तो चुनाव के हिसाब से विपक्ष की तरफ से एक चार्जशीट पेश किया गया और चार्जशीट के जवाब में टीएमसी ने एक चार्जशीट पेश किया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कल
ममता बनर्जी ने जो रैलीज किए, उन रैली के दौरान, वो सभा के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को निशाना साधा, और यहाँ तक कि हर एक बात उनको अब चुप रही है। पिछले 5 बरस पहले 2021 में उन्होंने बैंडेज पहनकर, उनका दावा था कि उनका पैर पे चोट लगा था, तो उन्होंने व्हील चेयर पर कैंपेन किया था। तो उसको जब विपक्ष का ये दावा है, असल में ममता बनर्जी विक्टिम्स कार्ड प्ले कर रही है और वो विक्टिम्स कार्ड अब भी प्ले करना चाहती है, तो तभी जाके ममता बनर्जी भड़की और उन्होंने कहा, उन्होंने पलटा हमला किया और जो शब्द व्यवहार किए उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, चर्चा में है वो सारे बयानबाजी। और साथ ही साथ उन्होंने ये चार्जशीट को लेकर भी ये दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ एक देना चाहिए। लेकिन इन सब बातों को लेकर जो मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके टीएमसी के ऊपर दबाव बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ममता बनर्जी हर जिले में जा रहे हैं, चाहे वो पुरुलिया हो, जलपाईगुड़ी हो, आप बांकुड़ा का बात कर लीजिए, जहां भी वो रैलीज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। ये जनता का मूड जितना वो भांप रहे हैं, उतनी उनकी जबान की तेज बढ़ रही है। वो जबान पर लगाम कितना है, ये सवाल उठ रहा है। यहां तक कि कल उनको ये भी कहना पड़ा कि 294 सीट्स में ही वो कैंडिडेट है। ये पहले भी वो कह चुकी है, लेकिन इस बार भी उनको 15 साल के बाद भी आज टीएमसी को कहना पड़ रहा है कि हर एक सीट का उम्मीदवार वही है। ये पकड़ ले इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो दोनों गुट के बीच जो लड़ाई है यहाँ पे, वो अभिषेक बनर्जी के सभा में दिखने को मिला। एकदम सीधा ऑन रिकॉर्ड अभिषेक बनर्जी सभा से उठने से पहले दोनों एक दूसरे हाथापाई कर रहे थे। तो इन सारे बातों को लेकर एक तरफ नंदीग्राम में नामांकन कर रहे हैं, वहां पे नंदीग्राम में शुभेंदु, दिलीप घोष, श्रमिक भट्टाचार्य सब एकजुट होकर बीजेपी खेमे का एक तस्वीर निकल कर आ रहा है। और दूसरी तरफ टीएमसी के जो 2 सुपर लीडर्स ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, दोनों को कहना पड़ रहा है भूल जाइए कि कौन कैंडिडेट है, हम कैंडिडेट है। तो ये कहीं ना कहीं जाके उनकी जो कैंपेन की जो आपसी जो लड़ाई है वो सामने आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। ये तो बात हो गई राजनीतिक जगत की, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ट्रांसफर तबादलों का जो ये सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। सौरभ, कृतिका, देखिए, कैंपेन से लेकर पोलिंग डे और पोलिंग डे के बाद गन्ना काउंटिंग डे, इन तीनों स्तर पे ही बंगाल का जो चुनाव है, इसमें कहा जाता है कि इन 3 स्तर काफी इंपॉर्टेंट है। इन 3 स्तर में भी कहीं ना कहीं जाके जो निष्पक्ष चुनाव करने का जो बात है वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तो इसीलिए इन तीनों स्तर को लेकर ही आप देखिए, सब इंस्पेक्टर से मुख्य सचिव तक ये जो पूरा तबादला है, कहीं ना कहीं जाके चुनाव आयोग जो इस बार बंगाल की जनता को वादा किए हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, उसके चलते ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए तो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच बड़ी खबर का भी
रुक कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नितिन नवीन को लेकर और आज विधायक पद से इस्तीफा देते हुए नितिन नवीन नजर आएंगे। न्यूज पंच में की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नितिन नवीन आज विधायक पद से अपना इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे और उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। तो नीतीश कुमार ने नितिन नवीन आज विधायक पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है और इसके साथ ही बिहार के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और इसके साथ ही राज्यसभा में अब उनका जो नया सफर है वो आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। तो आज ये दो बड़े इस्तीफे न्यूज पंच में की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां नीतीश कुमार और नितिन नवीन दोनों अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ गए। मधुरेश, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, लगभग ये तय माना जा रहा था कि आज हर हाल मंत्री नीतीश कुमार नवीन इस्तीफा दे रहे, जो संवैधानिक प्रक्रिया है देते हैं, हर हाल में आपको इस्तीफा देना होता है और के आवाज 9 बजे से जितेंद्र प्रसाद इसके अलावा विजय और ये सब और कुमार का इस्तीफा देकर के विजय चौधरी और संजय का विधान परिषद ठीक है मधुरेश, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस महत्वपूर्ण खबर को कि नितिन नवीन आज अपने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे और अब इसके बाद में जो उनका नया सफर है वो राज्यसभा से शुरू होगा और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। तो आज बिहार के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से वो विधायक हैं और आज अपने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे और राज्यसभा में उनका जो ये नया सफर है वो बहुत जल्दी हम सभी देखते हुए भी नजर आएंगे। ये नया सफर उनका शुरू होगा इस राजनीति में। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का और अगली महत्वपूर्ण खबर है पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी। जी हां, जहां नेपाल में नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ताबड़तोड़ फैसले लिए, जिससे वहां की राजनीति में इस समय हलचल मच चुकी है। पहले पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार करा करके एक बड़ा सियासी संदेश पूरे देश में दिया और फिर सीधे 3 दशक के नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच का आदेश देकर पूरे सिस्टम पर बड़ा वार उन्होंने किया है और अब शिक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए। दरअसल बालेन शाह सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को राजनीति से दूर करने के लिए 100 दिन का पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है। जेनजी आंदोलन से निकले हुए नेता बालेन शाह अपने इस फैसले के जरिए सीधे तौर पर नेपाल के नए उदय की कहानी लिखते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही पीएम बालेन शाह ने आखिर कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक्शन में बालेन सरकार। तो जी हां, बालेन सरकार जो है वो इस वक्त जिम्मेदारी संभालते ही, सत्ता में आते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। संपत्तियों की अब जांच की जाएगी। जो पहले के अधिकारी रहे हैं, जो पहले के नेता रहे हैं, उनकी संपत्तियों की जांच अब की जाएगी और कई पदाधिकारी इसके जरिए रडार पर आते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आयोग का भी गठन किया जाएगा। जांच के घेरे में पूर्व पदाधिकारी आएंगे, संपत्तियों की जांच होगी, आयोग का भी गठन होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी यानी CIAA के तहत ये एक्शन लिया जाएगा आगे आने वाले समय में। इसके तहत ये एक्शन होगा और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो अधिकारी रडार पर आएंगे वो है रडार पर 2006 के बाद जो अधिकारी रहे हैं और आयोग जो है वो 15 दिन के अंदर अपनी पूरी जांच करेगा। और माय रिपब्लिक का रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही
4 जो पूर्व पीएम हैं उनकी संपत्ति की जांच जो है वो भी इस समय शुरू हो चुकी है, क्योंकि रडार पर है इस वक्त केपी शर्मा ओली, देवुबा प्रचंड और माधव कुमार। इस समय ये चारों लोग इस समय कहीं ना कहीं रडार पर है और इन सभी की संपत्तियों की जांच अब की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से दिग्गजों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी, एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जेनजी आंदोलन केस की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है जेनजी आंदोलन केस में। और इस समय हिरासत में है पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और गिरफ्तारी के बाद में इस वक्त उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत भी दी गई है। 5 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है और काठमांडू जिला अदालत की तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया है। और गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी इस बीच होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व गृह मंत्री वो भी इस समय गिरफ्त में है, रमेश लेखक वो भी इस समय गिरफ्त में है और पूर्व मंत्री दीपक खड़का को भी जेल हुई है। तो सीधे तौर पर कई दिग्गजों पर एक साथ गाज गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सत्ता संभालने के बाद में बालन शाह एक के बाद एक कई सारे बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, कई सारे फैसले ले रहे हैं और कुल मिलाकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बालन शाह नेपाल के। और इसके साथ ही अब एजुकेशन सिस्टम को बदलने की भी तैयारी पूरी तरह से की जा रही है, क्योंकि शिक्षा माफियाओं पर बालन सरकार जो है वो इस समय सख्त होती हुई नजर आ रही है। और इसके लिए कई सारे कड़े कदम उठाए गए हैं। खासतौर पर जो 100 सूत्रीय एक्शन प्लान है, 100 दिन का जो सूत्रीय प्लान है वो इस समय तैयार कर दिया गया है पूरा प्लान। और इसमें जो महत्वपूर्ण कदम है, जो एक बड़ा एक्शन है, वो ये कि छात्र राजनीति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि छात्र संघ की जगह पर अब स्टूडेंट काउंसिल होगी जो छात्र छात्राओं की बातों को राजनीति में रखेगी। यानी कि स्टूडेंट्स जो छात्र छात्राएं हैं वो अब राजनीति नहीं करेंगे। और नागरिकता की जो अनिवार्य है वो भी अब खत्म कर दी गई है। ये शर्त जो थी उसे भी खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही ग्रेजुएशन तक नागरिकता नहीं चाहिए होगी। और एक और शिक्षा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा फैसला इस दौरान लिया गया है और ये फैसला है कि 5th क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होगा। ये बड़ा फैसला बालन शाह की तरफ से लिया गया है। इसके साथ ही जो स्कूल है और खासतौर पर वो स्कूल जो कि विदेशी नामों पर है, उन स्कूलों के नामों को भी बैन कर दिया। यानी कि या तो वो नाम को बदलने, वरना स्कूल बंद होने की बात भी कही जा रही। सिंडिकेट और हस्तक्षेप खत्म, निर्धारित समय पर रिजल्ट मिलेगा। तो ये तमाम बातें इस समय नजर आ रही हैं और कई सारे बड़े फैसले इस समय बालन शाह की तरफ से लिए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्वेता इस वक्त जुड़ गए हैं काठमांडू से, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। श्वेता, सीधे तौर पर यही सवाल कि पीएम बालन शाह का सीधा फोकस अब इस समय उन युवाओं के भरोसे पर खरा उतरने का है जिन्होंने जेनजी आंदोलन में वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका और उन्हें अपना नेता माना है, और इसीलिए शायद ये तमाम फैसले भी युवाओं को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। श्वेता जी कृतिका, अगर आप देखें जिस दिन से बालन शाह ने शपथ ली है प्रधानमंत्री के रूप से, उसके बाद का 3 दिन पूरी तरह से एक्शन पैक्ड रहा है। हर दिन एक नया डिसीजन था और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। अगर आप देखें, पहला दिन कार्की इंक्वायरी कमीशन के प्रोब रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात थी, तो उसी दिन डिसीजन लिया गया रात को और सुबह 5 बजे ओली और रमेश लेखक को भक्तापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनपे डेफिनेटली केस चल रहा है और ओली क्योंकि अस्वस्थ है तो वो हॉस्पिटल बेड से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी हियरिंग चल रही है। 5 दिन तक वो डिटेन रहेंगे। फिर नेक्स्ट डे अगर आप देखें तो एजुकेशन रिफॉर्म की उन्होंने आयोग गठन कर दिया कि 5वीं क्लास तक कोई बच्चा एग्जाम नहीं देगा। स्कूल में, कॉलेजेस में देखें खासकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगी। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि अब सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल होगा जो हर यूनिवर्सिटी 90 दिन तक में उनको बनाना है और वहां पे स्टूडेंट अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये दूसरे दिन बहुत अच्छी बात हुई। फिर तीसरे दिन हुआ क्या, आपके जो आयोग गठन हुआ है सबकी संपत्ति, नाजायज संपत्ति के बारे में जानकारी निकालने का, तो दीपक खड़का जो पूर्व एनर्जी मिनिस्टर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब देखें कल जब लेबर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके अमेंडमेंट्स को लेकर के आयोग गठन हुआ है, तो फरवरी 11, 2025 में रेखा शर्मा लुम्बिनी की नेशनल असेंबली मेंबर थी, उनको आज गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने 6 साल से किसी नाबालिग बच्ची को अपने घर में काम करने के लिए रखा हुआ था एंड शोषित हो रही थी। तो काठमांडू मेयर जब वो थे तो उन्होंने कंप्लेंट डाला हुआ था, मगर जब वो क्योंकि मेयर थे तो कुछ सीरियस एक्शन नहीं हो पा रहा था। शी वाज डिफेंडिंग, बट
जब वो पीएम बने हैं तो अब रेखा जी। शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब वो केस फिर से खुल गया है। तो देखिए जी। अभी 3 दिन ही हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया बिल्कुल। है। तो आगे के 100 दिनों में उम्मीद है कि और वो अपना जलवा बिखेरेंगे। तो उम्मीद है नेपाल को जो चाहिए था वो उन्हें मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह इस समय पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई सारे महत्वपूर्ण फैसले ले जा रहे हैं और साथ ही भ्रष्टाचार पर भी सीधी चोट मारते हुए नजर आ रहे हैं। नजर लगातार नेपाल की राजनीति पर भी बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।